आप सभी का एग्जाम फाइटर चैनल में स्वागत है। जी। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। जब भी किसी बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को साधने की बात आती है तो शुरुआत हमेशा एकदम बुनियादी नींव से करनी पड़ती है। बिल्कुल, बिना नींव के तो इमारत बनी नहीं सकती। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा का विषय भी बिल्कुल ऐसा ही है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC प्रीलिम्स 2026 की तैयारी के लिए एक बहुत ही ठोस आधार तैयार करता है। बहुत जरूरी विषय है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में। मतलब मेरे सामने कई सारे नोट्स, पुराने पेपर्स और अध्ययन सामग्री रखी है, और इन सब को देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये विषय सिर्फ रटने वाली चीज नहीं है। एकदम सही। रटने से ये विषय कभी पकड़ में नहीं आता। वही तो। ये असल में एक ऐसा नक्शा है जो पूरे मध्य प्रदेश के भूगोल, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के इतिहास को समझने की चाबी है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश का भूगोल खंड पूरी तरह से इसी भूवैज्ञानिक संरचना पर टिका हुआ है। बुनियादी ढांचा यही है। जी। पिछले कुछ वर्षों के परीक्षा ट्रेंड्स का बहुत बारीकी से विश्लेषण करने पर एक स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। इस विशेष हिस्से से सीधे तथ्यात्मक प्रश्न आते हैं। और शायद वो जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं, मैचिंग वाले। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मिलान वाले प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से चट्टानों के प्रकार, खनिजों के स्थान और उनका जिलेवार वितरण सबसे महत्वपूर्ण है। तो मतलब मानचित्र पर सिर्फ लकीरें खींचने से काम नहीं चलेगा? एकदम नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस जमीन के नीचे असल में चल क्या रहा है। और यही आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मुख्य मिशन है। हम इन भारी भरकम वैज्ञानिक नामों, चट्टानों के प्रकारों और उनकी भौगोलिक स्थिति को कुछ इस तरह से डिकोड करने वाले हैं कि वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। यही हमारा लक्ष्य है। हाँ, क्योंकि इस चर्चा से कम एक या दो प्रश्न सीधे परीक्षा में हल करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर यानी बिग पिक्चर बनाते हैं। जी, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। हमारा मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जो कि पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा है। गोंडवाना लैंड। मेरे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है कि यहाँ की चट्टानें मुख्य रूप से जलज हैं। मतलब पानी के प्रभाव से इनका निक्षेपण हुआ है। बिल्कुल, जलज चट्टानें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये क्षेत्र भूगर्भीय रूप से बेहद स्थिर है। इसका मतलब है कि यहाँ भूकंप या जमीन के खिसकने जैसी अंतर्भौमिक क्रियाओं का प्रभाव बहुत कम रहा है। जी, काफी शांत क्षेत्र रहा है। हाँ, और यहाँ सबसे प्राचीन आद्य महाकल्प से लेकर एकदम नवीन टर्शरी युग तक की चट्टानों की विविधता मौजूद है। और इस विविधता की शुरुआत जहाँ से होती है, वो भूविज्ञान का सबसे रोमांचक हिस्सा है। आद्य महाकल्प, जिसे विज्ञान की भाषा में आर्कियन एरा कहा जाता है। आर्कियन एरा, राइट। इसका अपना एक अलग ही महत्व है। कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन जब हमारी पृथ्वी शुरुआती दौर में थी और आग के एक गोले की तरह धधक रही थी। बाप रे, आग का गोला। हाँ। तब पिघले हुए मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये पृथ्वी की सबसे प्राचीन और सबसे कठोर चट्टानें हैं। मतलब ये सबसे पहली चट्टानें थी जो बनी। बिल्कुल। अब क्योंकि ये उस समय की बात है जब इस ग्रह पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था, यहाँ तक कि कोई सूक्ष्म जीव भी नहीं था। तो इसमें जीवाश्म भी नहीं होंगे। एकदम सही पकड़ा। इसलिए इन चट्टानों में कोई जीवाश्म या फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली में इसे एजोइक कहा जाता है। एजोइक, बिना जीवन के। जी। और इनका विस्तार इतना विशाल है कि ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार के लगभग 2/3 हिस्से की नींव बनाती हैं। ये तो हुई पूरी पृथ्वी के बनने की कहानी। लेकिन अगर हम अपने ध्यान को सिर्फ मध्य प्रदेश के मानचित्र पर केंद्रित करें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बहुत रोचक है। मध्य प्रदेश में आद्य महाकाल्प की ये चट्टानें मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्व के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। जी। इसीलिए इसे स्थानीय रूप से बुंदेलखंड नीस कहा जाता है। जी, बुंदेलखंड नीस। इस क्षेत्र की एक बड़ी पहचान यहाँ मिलने वाला गुलाबी रंग का ग्रेनाइट है, जिसे पिंक ग्रेनाइट कहते हैं। बहुत मशहूर है वहाँ का पिंक ग्रेनाइट। हाँ, और किताबों में अक्सर कुछ कठिन शब्द आते हैं, जैसे कि इनमें फोलिएशन सीमित है और यहाँ सिल व डाइक मिलते हैं। ये शब्द अक्सर छात्रों को परेशान करते हैं। बिल्कुल। अगर इसे आसान भाषा में डिकोड किया जाए तो फोलिएशन का मतलब है परतों में बंटना। चूंकि ये चट्टानें इतनी कठोर हैं, इसलिए ये आसानी से परतों में नहीं टूटती। सही कहा। और जहाँ तक सिल और डाइक की बात है,
इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब पिघला हुआ मैग्मा जमीन के अंदर की दरारों में घुसकर जम जाता है तो वो दीवारों जैसा आकार ले लेता है। एक सांचे की तरह। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईंटों के बीच खाली जगह में सीमेंट भर दिया जाए। यही आकृतियां बाद में लंबी और संकरी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती हैं। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि कुछ भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहता। यहीं से बदलाव का पहला बड़ा दौर शुरू होता है। अच्छा, पहला बड़ा बदलाव। जी, लाखों करोड़ों सालों तक जब हवा, पानी और मौसम की मार से इन प्राचीन आद्य चट्टानों का अपरदन हुआ, यानी ये घिसने लगीं। टूट-फूट शुरू हुई। हाँ, और फिर अत्यधिक ताप तथा दबाव के कारण उनका रूपांतरण हुआ, तब जाकर धारवाड़ शैल समूहों का निर्माण हुआ। धारवाड़ समूह? जी, ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये प्रथम अवसादी या सेडिमेंट्री चट्टानें हैं। बाद में भीषण गर्मी और दबाव से ये कायांतरित होकर फाइलाइट, शिस्ट और स्लेट में बदल गईं। ओहो! लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि चूंकि ये उन प्राचीन चट्टानों के मलबे से बनी थीं जिनमें पहले से ही कोई जीवन नहीं था, तो इनमें भी जीवाश्म नहीं होंगे। बिल्कुल सही। इसलिए धारवाड़ चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। यह बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जीवाश्म न होने के बावजूद ये धारवाड़ चट्टानें आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जी, अर्थव्यवस्था के लिए इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर परीक्षा के लिहाज से देखें तो इनके क्षेत्रीय वर्गीकरण और जिलों के नाम याद रखना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों या सीरीज में बांटा गया है। 3 मुख्य सीरीज। पहली है चिल्पी सीरीज। ये मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी बालाघाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। जी, बालाघाट यहाँ मुख्य तौर पर मोटी स्लेट और फाइलाइट पाई जाती है। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका हो सकता है, जैसे बालों में क्लिप लगाई जाती है, वैसे ही मानचित्र पर बालाघाट में चिल्पी यानी क्लिप सीरीज है। क्या बात है! ये छोटी सी ट्रिक परीक्षा के दबाव में बहुत काम आती है। बिल्कुल, मेमोरी ट्रिक्स वास्तव में बहुत प्रभावी होती हैं। इसी तरह धारवाड़ की दूसरी महत्वपूर्ण सीरीज है सौसर सीरीज। सौसर सीरीज ये कहाँ है? इसका विस्तार मुख्य रूप से छिंदवाड़ा और जो नवगठित पांढोर्णा जिला है उसमें है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ मैंगनीज के विशाल भंडार पाए जाते हैं। मैंगनीज? जी, ये आर्थिक भूगोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि सौसर की शुरुआत स से होती है और छिंदवाड़ा का ये मैंगनीज राज्य के लिए किसी सोने यानी गोल्ड से कम नहीं है। वाह, ये भी अच्छी ट्रिक है। और तीसरी है सिकोली सीरीज, जो जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। हाँ, सिकोली सीरीज। अध्ययन सामग्री बताती है कि ये सौसर सीरीज के ठीक ऊपर स्थित नवीन चट्टानें हैं। जबलपुर की तो अपनी एक अलग ही भौगोलिक पहचान है। बिल्कुल, भेड़ाघाट को कौन भूल सकता है। हाँ, यहाँ रवेदार डोलोमाइट और वो विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर मिलता है जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। और अगर हम उस दृश्य की कल्पना करें, इन्हीं कठोर सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से रास्ता बनाते हुए हमारी जीवनदायिनी नर्मदा नदी बहती है। अद्भुत दृश्य वो। भेड़ाघाट का वो दृश्य असल में इसी सिकोली सीरीज की देन है। ये भूविज्ञान और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत संगम है। लेकिन इस पूरी भूवैज्ञानिक समय रेखा में एक दौर ऐसा भी आता है जिसे अंधकाल या डार्क एज कहा जाता है। अंधकाल? ऐसा क्यों? ये आद्य महाकल्प के बाद की वो लंबी अवधि है जिसके बारे में पृथ्वी के इतिहास में कोई स्पष्ट जानकारी या चट्टानी सबूत नहीं मिलते। मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है? जी, हुआ ये कि समय के साथ ऊंचे ऊंचे धारवाड़ पर्वत पूरी तरह से कटकर और घिसकर समाप्त हो गए। इस प्रक्रिया ने पूरे प्रदेश को एक समप्राया मैदान में तब्दील कर दिया। भूगोल में इसे पेनेप्लेन कहते हैं। पेनेप्लेन। इस समप्राया मैदान को समझना हो तो ऐसे सोच सकते हैं जैसे किसी बहुत ही खुरदरी और उबड़-खाबड़ लकड़ी की मेज को रैगमाल यानी सैंडपेपर से रगड़ कर लगभग समतल कर दिया गया हो। एकदम सही, बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। ये सतह पूरी तरह से सपाट नहीं थी, बल्कि थोड़ी असमतल और विषम थी, और इसी असमतल सतह पर बाद में नई चट्टानों का जमाव या निक्षेपण शुरू हुआ। जी। भारतीय भूविज्ञान में इसी नए निक्षेपण को पुराना संघ यानी पुराना ग्रुप का नाम दिया गया है। ये पुराना संघ एक तरह से कहानी का नया अध्याय है। बिल्कुल।
इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है, कडप्पा शैल समूह और विंध्यन शैल समूह। तो चलिए इस नए अध्याय के पहले हिस्से यानी कडप्पा शैल समूह का विश्लेषण करते हैं। जी। इसका नामकरण दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के एक स्थान कडप्पा के नाम पर किया गया है। अच्छा, तो नाम वहां से आया है। जी, ये मूल रूप से धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से बनी परतदार चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीरीज है बिजावर सीरीज। बिजावर सीरीज। जी, जो मुख्य रूप से पन्ना और छतरपुर जिलों में फैली है। और जैसे ही पन्ना का नाम आता है, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चमकती है, हीरे की खदानें। बिल्कुल। जी हाँ, भारत के सबसे कीमती हीरे इन्हीं कडप्पा चट्टानों की बिजावर सीरीज में मिलते हैं। इसके लिए भी एक मेमोरी हुक बनाया जा सकता है। बताइए। जैसे किसी फसल के लिए बीज बोया जाता है, वैसे ही पन्ना की जमीन में हीरे का बीज यानी बिजावर सीरीज मौजूद है। बहुत बढ़िया। बिजावर के अलावा कडप्पा समूह का एक और हिस्सा ग्वालियर सीरीज के रूप में जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर है, और यह विशाल अरावली पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। अरावली का हिस्सा। इन क्षेत्रों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर प्रचुर मात्रा में मिलता है। कडप्पा समूह के बाद नंबर आता है एक बहुत ही विशाल संरचना का विंध्यन शैल समूह। ये भी पानी के प्रभाव से बनी जलज प्रकार की परतदार चट्टानें हैं। जलज चट्टानें। जी, इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनकी स्थिरता है। भूगर्भीय हलचलों का इन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। इनका विस्तार बहुत ही चौंकाने वाला है। पूरब में सोन नदी यानी रीवा के क्षेत्र से लेकर पश्चिम में चंबल और राजस्थान की सीमाओं तक ये पूरी श्रृंखला फैली हुई है। काफी बड़ा विस्तार है ये तो। हाँ, और अगर हम इसे इतिहास के चश्मे से देखें तो एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आता है। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, आगरा का किला और सांची के स्तूप जैसी कई महान इमारतें, क्या वो भी इसी से बनी है? बिल्कुल, ये सब इसी विंध्यन समूह के लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। ये सोचना वाकई रोमांचक है कि कैसे कैसे करोड़ों साल पुरानी चट्टानें हमारे समृद्ध इतिहास का ढांचा बन गईं। परीक्षा के लिए विंध्यन शैल समूह को समझना बहुत जरूरी है। जी। और इसे दो स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन। अगर हम मध्य प्रदेश के नक्शे पर नजर डालें तो लोअर विंध्यन मुख्य रूप से विंध्याचल श्रेणी में नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। नर्मदा के उत्तर में। सोन घाटी के क्षेत्र में इसकी परतें बहुत मोटी हैं। लोअर विंध्यन का सबसे प्रमुख भाग है सेमरी सीरीज। सेमरी सीरीज। इस सीरीज में चूना पत्थर, शैल और बलुआ पत्थर की भरमार है। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश का जो पूरा का पूरा सीमेंट उद्योग है, चाहे वो सतना हो या कटनी, वो इसी सेमरी सीरीज के चूना पत्थर पर निर्भर करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक तथ्य है। और वहीं दूसरी तरफ अपर विंध्यन है, जिसका विस्तार भी नर्मदा के उत्तर में ही है। लेकिन यहाँ लोअर विंध्यन की तुलना में एक बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक बदलाव देखने को मिलता है। कैसा बदलाव? इस समूह की चट्टानों में इतिहास में पहली बार जंतुओं और वनस्पतियों के छोटे जीवाश्मों के चिन्ह मिलने शुरू होते हैं। अच्छा, मतलब जीवन के सबूत। जी, हालांकि ये बहुत स्पष्ट या बड़े जीवाश्म नहीं हैं, लेकिन जीवन की शुरुआत के संकेत यहाँ से मिलने लगते हैं। अपर विंध्यन को 3 प्रमुख सीरीज में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी? पहली है कैमूर सीरीज, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों में है, जहां मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और कांग्लोमरेट मिलता है। दूसरी है रीवा सीरीज, जो पन्ना और रीवा के पास स्थित है। इसमें हीरा युक्त शैल और बलुआ पत्थर पाया जाता है। और तीसरी है भांडेर सीरीज, जो पश्चिमी भाग में फैली है और यहाँ बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल का मिश्रण मिलता है। अब समय के चक्र को थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आर्य समूह की तरफ, आर्य ग्रुप। बिल्कुल। यह वह समय था जो अपर कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक चलता है। मेरे पास जो नोट्स हैं उनके अनुसार ये पृथ्वी के इतिहास का वो दौर था जब हर तरफ भारी भूगर्भिक उथल-पुथल मची हुई थी। बहुत ज्यादा हलचल थी। जमीन धंस रही थी और बड़े बड़े घने प्राचीन जंगल जमीन के मलबे और दलदल में दब गए। और प्रकृति की इस भयानक उथल-पुथल का अंतिम परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? कोयला। कोयला। जी, उन विशाल जंगलों और वनस्पतियों के लाखों सालों तक
अत्यधिक दबाव और गर्मी में दबे रहने के कारण अवसादीकरण हुआ और कोयले का निर्माण हुआ। ये तथ्य किसी को भी हैरान कर सकता है कि पूरे भारत का 98% कोयला भंडार केवल इन्हीं गोंडवाना अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। 98%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में अगर हम नक्शे पर देखें तो इनका विस्तार मुख्य रूप से सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड के पठार में है, जो सिंगरौली से लेकर रायगढ़ तक एक चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। ऊर्जा के लिहाज से ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे और गहराई से समझने के लिए नोट्स में गोंडवाना को भी 3 स्तरों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर गोंडवाना। जी। सबसे नीचे है लोअर गोंडवाना। इसके अंतर्गत तालचेर सीरीज आती है, जो सोन महानदी घाटी और सतपुड़ा में पाई जाती है। तालचेर सीरीज की बनावट एक बहुत बड़ा राज खोलती है। हाँ, क्या राज? इसके निक्षेप हिम यानी बर्फ और जल द्वारा बहा कर लाए गए थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस समय मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र शीत युग यानी आइस एज के प्रभाव में था। बिल्कुल। पूरी जमीन ग्लेशियरों से ढकी थी। इसी लोअर गोंडवाना में बरकार सीरीज भी आती है, जिसके अंतर्गत पेंच घाटी और मोह पानी के प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र मौजूद हैं। जी। लोअर के बाद आता है मध्य गोंडवाना। भूवैज्ञानिक दृष्टि से इसका सबसे अधिक विकास सतपुड़ा क्षेत्र में हुआ है। इसमें मुख्य रूप से 4 स्तर पाए जाते हैं, पंचेत, पचमढ़ी, देनवा और बागरा। पचमढ़ी तो सबको पता है। हाँ, अगर हम पचमढ़ी स्तर की बात करें, जिसे लोग एक खूबसूरत हिल स्टेशन के रूप में जानते हैं, वहां बलवा पत्थर की बहुत ही मोटी परतें मिलती हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि लोहे के ऑक्साइड्स की अधिकता के कारण इन चट्टानों का रंग पीले से लेकर गहरे लाल तक होता है। अच्छा, इसीलिए वो लाल दिखती हैं। जी। और पचमढ़ी शैल के ठीक ऊपर देनवा स्तर का आवरण मौजूद है। और फिर आता है अपर गोंडवाना, जिसका विकास मुख्य रूप से जबलपुर और कटनी के क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ बालू का पत्थर, सफेद मिट्टी और चूना पत्थर की चट्टानें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे रोमांचक बात है वो ये है कि यहाँ जुरासिक काल की वनस्पतियों के अवशेष या जीवाश्म मिलते हैं। डायनासोर के युग के। हाँ, डायनासोर के युग के पेड़ पौधों के सबूत आज भी इन चट्टानों में कैद हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में इसी अपर गोंडवाना को निचला चौगान और जबलपुर स्तर के नाम से भी जाना जाता है। गोंडवाना के जंगलों और कोयले की कहानी के बाद हम प्रवेश करते हैं क्रिटेशियस कल्प में। क्रिटेशियस कल्प। जी। ये कल्प भी भौगोलिक हलचलों से भरा हुआ था। शुरुआत में नर्मदा घाटी में नदियों और ज्वार नदमुख, जिसे एस्चुरी कहते हैं, उसके निक्षेपण से बाग सीरीज का निर्माण हुआ। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट लमेटा सीरीज बनी। इन दोनों ही सीरीज में मुख्य रूप से सिलिका मिश्रित चूना पत्थर और बलवा पत्थर पाए जाते हैं। लेकिन इस कल्प के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए मध्य प्रदेश का चेहरा बदल दिया। बिल्कुल। उस घटना को इमेजिन करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। जमीन में विशाल दरारें पड़ी और एक भयानक दरारी ज्वालामुखी क्रिया हुई। हाँ। पृथ्वी के गर्भ से लाखों टन खौलता हुआ लावा बाहर बह निकला। इस प्रक्रिया को भूविज्ञान में दरारी ज्वालामुखी क्रिया या फिशर वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। इसमें लावा किसी एक पहाड़ की चोटी से नहीं, बल्कि जमीन की लंबी दरारों से शांति से बाहर आता है और चादर की तरह फैल जाता है। चादर की तरह। जी। इसके कारण बड़े पैमाने पर बेसाल्ट चट्टानों का निक्षेपण हुआ और इसी विशाल सीढ़ी नुमा संरचना को आज हम दक्कन ट्रैप या डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। और इस दक्कन ट्रैप का भौगोलिक प्रभाव आज तक हमारे जीवन को तय कर रहा है। अगर हम मानचित्र पर देखें तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में एक विशाल चादर की तरह फैला है। इसमें मालवा का पठार, निमाड़, इंदौर, भोपाल और पश्चिमी जबलपुर के इलाके आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कठोर बेसाल्ट चट्टानों के हजारों लाखों सालों तक मौसम की मार सहने और टूटने फूटने के बाद ही उस प्रसिद्ध काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी। हाँ, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत ही कठोर कॉफी बीन को हजारों सालों तक पीसा जाए, तब जाकर वो बारीक पाउडर या मिट्टी में बदलती है।
इस काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, जो मालवा की कृषि का आधार है। बिल्कुल। दक्कन ट्रैप को भी ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। मालवा के पठार में मिडिल ट्रैप मिलता है, जबकि नर्मदा घाटी के निचले क्षेत्रों में लोअर ट्रैप पाया जाता है। ज्वालामुखी के इस तांडव और बेसाल्ट की जमाव के बाद जो अंतिम प्रमुख भौगोलिक बदलाव आता है वो है तृतीयक शैल समूह या टर्शरी रॉक ग्रुप। टर्शरी रॉक ग्रुप। जी, इस काल में एक बहुत बड़ी वैश्विक स्तर की घटना घटित हुई। प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप टूटने लगा और उत्तर की तरफ यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण शुरू हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है कि उत्तर में बन रहे हिमालय का मध्य प्रदेश की जमीन पर क्या असर हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। असर ये हुआ कि इस भारी दबाव के कारण दक्षिण में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे नर्मदा सोन घाटी का निर्माण हुआ। ये एक रिफ्ट वैली है, जिसे जर्मन भाषा में ग्राबेन भी कहते हैं। जी, ग्राबेन। और इस घाटी के उत्तर का जो संपूर्ण पठारी हिस्सा था, वो दबाव के कारण ऊपर की तरफ उठ गया, जिसे हॉर्स्ट कहा जाता है। हॉर्स्ट। इसे विजुलाइज करने के लिए हम एक स्पंज केक के बारे में सोचें। स्पंज केक। हाँ, अगर आप उसे दोनों तरफ से दबाएं तो बीच का हिस्सा नीचे धंस जाएगा और किनारे ऊपर उठ जाएंगे। एकदम सही। ये पूरी चर्चा और ये आखिरी घटनाक्रम एक निष्कर्ष बहुत साफ तौर पर निकालते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर पृथ्वी के इतिहास की सबसे प्राचीनतम आर्कियन चट्टानों से लेकर सबसे नवीन रिफ्ट घाटियों तक का पूरा प्रतिनिधित्व मौजूद है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश वास्तव में भूविज्ञान का एक खुला और जीवंत संग्रहालय है। परीक्षा की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए ये सारी जानकारी और ये क्रोनोलॉजी एक बहुत ही व्यवस्थित रूप में दिमाग में छपी होनी चाहिए। एकदम सही। तो इस लंबी और विस्तृत चर्चा को समेटते हुए आइए एक त्वरित रिवीजन चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं, ताकि सारे तथ्य दिमाग में पक्के हो जाएं। जी, रिवीजन बहुत जरूरी है। याद रखने योग्य सबसे अहम बिंदु। पहला, खनिजों का जुड़ाव। जब मैंगनीज की बात हो तो धारवाड़ समूह की सौंसर सीरीज याद आनी चाहिए, जो छिंदवाड़ा में है। जब हीरे की बात हो तो कडप्पा समूह की बिजावर सीरीज यानी पन्ना दिमाग में आनी चाहिए। दूसरा, कोयले का सीधा संबंध गोंडवाना चट्टानों से है, जो सतपुड़ा और बघेलखंड में फैली है। तीसरा, चट्टानों के प्रकार। आद्य महाकल्प का मतलब है कठोर ग्रेनाइट और नीस। दक्कन ट्रैप का मतलब है ज्वालामुखी से बना बेसाल्ट, जिससे काली मिट्टी बनी। और विंध्यन समूह का मतलब है लाल बलुआ पत्थर। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी सलाह, इन सभी सीरीज और चट्टानों की स्थिति को मध्य प्रदेश के खाली मानचित्र पर मार्क करके अभ्यास जरूर करें, क्योंकि विजुअल मेमोरी परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आती है। इस पूरी भूवैज्ञानिक समय यात्रा को समझने के बाद अगर हम भविष्य की ओर देखें तो एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? हम जानते हैं कि नर्मदा घाटी एक रिफ्ट वैली है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के दबाव और खिंचाव से बनी है। तो क्या यह संभव है कि जमीन के नीचे ये खिंचाव आज भी जारी हो? ओहो! क्या ये हो सकता है कि लाखों साल बाद ये दरार इतनी चौड़ी हो जाए कि भविष्य का मध्य प्रदेश बीच से टूटकर दो अलग अलग भूभागों में बढ़ जाए और शायद उस नई दरार में कोई नया समुद्र आकर भर जाए? भूविज्ञान हमें यही सिखाता है कि जो आज स्थिर दिखता है वो असल में बहुत धीमी गति से बदल रहा है। ये सोचना वाकई रोमांचक और थोड़ा डरावना भी है कि आज जो जमीन हमारे पैरों के नीचे इतनी ठोस महसूस होती है, वो करोड़ों सालों की एक निरंतर चल रही प्रक्रिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये भूगोल सिर्फ एक विषय नहीं है, ये हमारी पृथ्वी की आत्मकथा है। चलिए आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी, इस जानकारी को अपने नोट्स में शामिल करें, नक्शे पर इसका अभ्यास करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं।